नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम बिहार की रहने वाली एक विवाहित महिला हैं, एक बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन बहन के विवाह को लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए हैं। अपने वैवाहिक जीवन के अंदर वैसे तो इनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं, और रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि जैसे इनके सासू माँ हैं, इनके ससुर जी हैं, घर में देवर देवरानी भी है, जेठ जेठानी भी है, पति है, और बेबी है। बेबी भी अभी इनका एक्सपेक्टेड है, तो बेबी भी इनके परिवार के अंदर आने वाला है। लेकिन एक चीज़ को लेकर के ये बहन जो है बहुत 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 ज़्यादा परेशान है। और बहन ने ऐसा बताया कि भाई, ये परेशानी आज की नहीं है, ये मैं बचपन से झेलती आ रही हूँ, और ये जो मुसीबत है ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इन्होंने कहा, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ कि अब तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए ही। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पूर्व जन्म का इस मुसीबत से क्या कनेक्शन है, ये मुसीबत क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और दोस्तों, उस मुसीबत का नाम है तंबाकू। उस मुसीबत का नाम है गुटखा। अपने जीवन के अंदर बचपन से ही इनके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिनको अपनी जुबां केसरी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले उसमें इन्होंने बताया कि भैया, मेरे पिताजी, कह रही, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे पिताजी को बीड़ी पीते हुए देखा, और ये जो गुटखा है इसको कहती है मैंने बचपन से जो है पिताजी को खाते हुए देखा है। पिताजी कहती हैं कि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, और जैसे पटवारी होते हैं, पटवारी की पोजीशन के ऊपर काम किया करते थे। तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है उन्होंने हमेशा जो अब मेरे को कभी भी किसी भी सुख सुविधा की ऐसे कोई कमी नहीं होने दी। बहुत हम अमीर नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक था हमारे घर के अंदर। कह रहे सब सुख शांति थी। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जैसे जैसे अपने पिता को तंबाकू खाते हुए देखती थी ना, उनको टोबैको च्यू करते हुए देखती थी, गुटखा खाते हुए देखती थी। कह रही, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि ऐसे करके ऐसे पिताजी बात करेंगे, ठीक से बात नहीं करेंगे, हमेशा जो गुटखा है वो मुंह के अंदर रहेगा। तो कह रही, मुझे ऐसा ये होता था कि भी मैं अपने पिताजी से ना ठीक से बात नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत नफरत होती थी कि मेरे पिताजी ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे उनको गुटखा जो है उसको अपने मुंह के अंदर रखना है। ये कहते हैं कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता था कि सोते टाइम भी गुटखे को मुंह से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, या सोते टाइम भी खाते हैं उस चीज़ को। तो कह रहे, भैया, मेरे को ना मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, भाई बहन अच्छे हैं, है ना, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि भैया, ये जो गुटखा है ये मेरे जी का जंजाल था। मैं पापा के चेहरे की तरफ नहीं देख पाती थी क्योंकि उनके मुंह में गुटखा होता था। हैरी पापा से लड़ाई भी करती थी, लेकिन मेरे पापा बात नहीं सुनते थे बिल्कुल भी। तो ये कहती हैं, इस चीज़ के चलते मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि भैया, मुझे पति कैसा भी मिले, पैसा कमाता हो ना कमाता हो, उसके घर में सुख सुविधाएं हो ना हो, अरे मुझसे बात भी ना करे, लेकिन मेरा जो पति है वो गुटखा खाने वाला नहीं होना चाहिए भाई। अब ये कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं उन्होंने इनके लिए लड़का पसंद किया था। इनके जो पति हैं वो भी सरकारी नौकरी के अंदर हैं, एक पीसीएस ऑफिसर हैं, एक बहुत ही बड़े पद के ऊपर नियुक्त हैं। लेकिन विवाह करने के बाद जो है एक बात इनके सामने आई, और वो बात ये है कि विवाह के बाद भी सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी, लेकिन वो टोबैको, वो गुटखा, उसकी जो दुर्गंध है, कहती मेरा सरदर्द हो जाता है। जैसे मेरे ना ये बसी हुई है ये चीज़ ना, थोड़ा सा भी मेरे को इसकी वो आ जाए ना, मेरे को सरदर्द होने लग जाता है। तो कह रही कि वो जो है उस मैं चाहती थी कि बस नशे करने वाला ना हो मेरा पति। तो कह रही एक तो नशे करने वाला पति मिला, और नशे के अंदर भी कोई और नशा नहीं करता। कह रहे मेरे पति जो हैं उनको भी गुटखा खाने की बहुत ज़्यादा आदत है।
अब ये कहती हैं कि जब मेरे पति से मैं शुरू में मिली थी शादी से पहले, तो मैंने ये बात उनको क्लियरली बताई थी कि भैया ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमारी मुलाकात हुई शादी से पहले, जब जैसे रिश्ता होता है तो बच्चे देख दिखाई होती है ना, और फिर वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो कह रहे हैं मैंने उनको यही एक्सपेक्टेशन रखी थी उनके सामने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप नशे मत करना। तो कह रही कि मेरे पति जो है ना वो चुप रह गए इस चीज़ के अंदर, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला, बस उन्होंने कहा कि हाँ आप चिंता नहीं कीजिए। और ये कहती है शादी होने के बाद ही जो है उनके जेब के अंदर मेरे को ये पान मसाला होता है, जो गुटखे के पैकेट्स होते हैं, और आई थिंक क्या क्या और होता है साथ का जो मटेरियल होता है, तो कह रही ये सब जो है ना मेरे को जो है उनके जो है कभी पॉकेट्स में मिलने लगा, कभी कुछ मिलने लगा। और ये कहती है कि मैं ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि अगर मैं अपने पति से पूछ लूँ ना कि भाई ये क्यों खाते हो, तो कह रही वो मानते ही नहीं है कभी। और ये कहते हैं कि इतना मेरे पति में कंट्रोल है कि मेरे सामने नहीं खाते वो, शायद वो मैंने बात बोली थी तो भाई वो थोड़ा उस चीज़ को लेकर के एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन ये खाते पक्का है। कैसे? 2-3 सबूत इन्होंने बताया। कह रही एक तो उनके जेब में मैंने कई बार ऐसे से पान मसाले का पैकेट जो है उसको निकाला है। दूसरा ये कहती हैं कि एक बार उनके फ्रेंड्स के साथ हम कहीं घूमने के लिए गए थे, जिसके अंदर जैसे उनकी भी पत्नियां आई हुई थी, है ना, तो 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 3 ये दोस्त थे और 3 उनकी पत्नियां थी। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा था कि भाई मैं भाई एक फ्रेंड था, उसकी पत्नी दूसरी तरफ बैठी हुई थी, मैं इस तरफ बैठी हुई थी, ये दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। बात करते 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 कह रही वो जो उनका दोस्त है ना वो ऐसा पैकेट निकाल करके कुछ मिक्स करने लगा, और मिक्स करके उसने खाया और इनको ऑफर किया। कह रहे जैसे इनको ऑफर किया इन्होंने उसको अपने मुंह में डाल लिया और खाने लगे। जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना वो बंदा कर देता है। और कह रही मुझे लगा कि इनको ना रियलाइज नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैं भी साथ में बैठी हूँ। वो दोस्त थे ना, दोस्तों की बातों के अंदर इतने ज़्यादा रुझे हुए थे। कह रही खाया इन्होंने, अपने मुंह में डाला, और 15-20 सेकंड के बाद कहती इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो साथ में ही बैठी हुई हूँ। कह रहे इन्होंने ऐसा देखा, और मतलब कह रही इनकी आंखें बता रही थी कि भाई इसकी चोरी पकड़ी गई है ऐसा आदमी। तो फिर ये कहती हैं कि भाई फिर मैंने घर आ करके झगड़ा किया कि भाई आप तो कहते हो मैं पान मसाला नहीं खाता, आपने तो बताया था कि वो जो पैकेट निकला था पता नहीं कौन सा छापा मारने के लिए मैं गया था, ऐसी जेब में रह गया, किसी कॉलीग का था। कह रही क्या क्या आप बोलते हो, और अभी आपने ये जो खाया है तो ये क्या है। तो इन्होंने कह रहे कि इनके पति कहते नहीं नहीं मैं वैसे नहीं खाता हूँ, वो दोस्त ने दिया ना तो एकदम मैं मना नहीं कर पाया, तो इसलिए एकदम से मैंने अपने मुंह में डाल लिया, मैं वैसे नहीं खाता हूँ। कहती है भैया अब आप बताओ, जो आदमी गुटखा ना खाता हो वो ऐसे ही उसको कोई व्यक्ति ऑफर करेगा, और ऑफर करेगा तो वो सीधा मुंह में डाल लेगा, हाँ ना कुछ नहीं करेगा। मतलब ऐसा तो हो ना कि सामने वाला बंदा फोर्स करे कि नहीं नहीं खा ले ये वो। कह रही ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रही इन्होंने वो डाल लिया। तो कह रही मैं इस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ कि जो मेरे पति हैं वो खाते हैं, उनको इस चीज़ की लत है। तो हमने इनको बोला कि बहन आपके सामने तो नहीं खाते ना, पर ये कहती हैं कि भैया मेरे को ना पता नहीं क्या है, मेरे को ना तंबाकू से इतनी ज़्यादा चिढ़ है कि बस मुझसे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये कहती मैं बहुत ज़्यादा झगड़ने लग गई हूँ अपने पति से इस चक्कर में, मेरे पति भी परेशान रहने लग गए हैं। कह रही हालांकि बात ये थी, हमने भी उनको कहा कि बहन देखो आदत तो अच्छी नहीं है, लेकिन भाई इस चीज़ को लेकर के अब बहुत ज़्यादा अपने घर का माहौल ख़राब करना ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो ये कहती हैं बस भैया मेरे को ना तभी जानना है कि मैं इतना ज़्यादा ये जो तंबाकू और ये जो बीड़ी सिगरेट, ये जो भी टोबैको के जो भी आइटम्स होते हैं, इनसे मैं इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करती हूँ। दूसरा इन बहन का एक कंसर्न था, उन्होंने कहा कि भैया मेरे को ना थायराइड हो गया है, और मेरा जो वेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, वो कम नहीं हो रहा है। तो ये जानना चाहते थे कि क्या उसका भी कुछ इनके पास्ट लाइफ के किसी कर्मा से कोई कनेक्शन है। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जो बहन हैं उनको प्राप्त कर पाए। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, अभी उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। यूट्यूब के ऊपर इनका यूज़र आईडी है गेमर गोट जो। ये पहले यूज़र हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, गेमर गोट जो। और जो दूसरे यूज़र हैं उनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है ज्योति 1
809। आप दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको भी एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। उस बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और छोटी सी बात बतानी रह गई आप लोगों को। दोस्तों, इन बहन ने ऐसा बताया कि इनके जो पति हैं उनको पसंद किया था इनके पिताजी ने, और गुटखा खाने की आदत के अलावा ये कहती है मैं अपने पति को नोटिस करती हूँ ना, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जो पति हैं वो मेरे पिताजी की ट्रू कॉपी हैं हर चीज़ के अंदर। जैसे वो देख रेख करते हैं चीज़ों की, जैसे वो हमारा मतलब जैसे जो नेचर होता है इंसान का, कह रही मुझे अपने जो पति हैं वो पिता की ट्रू कॉपी नज़र आते हैं। नो डाउट कि मेरे पिता को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। और ये कहते हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे पिता की बेटी नहीं होना चाहिए था, इसको मेरे पिता का पुत्र होना चाहिए था। तो ये कहती हैं कि भाई इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी इन दोनों के पर्सनालिटी के अंदर, ये भी कैसी है, ये भी अपने पूर्व जीवन के जो प्रतिगमन है इसके माध्यम से जानना चाहती है क्या कोई कनेक्शन है क्या इस चीज़ के अंदर। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, क्या दृश्य इनके सामने आए और इनके आज के जीवन से उसका क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया। तो जैसा कि दोस्तों प्रोसेस होता है, जो सबसे पहला दृश्य ये देखते हैं उसमें इनको नज़र आता है कि जैसे ये खुले आसमान के नीचे कहीं पर खड़े हैं, शाम का दृश्य है, नीचे ज़मीन की तरफ ये देखते हैं तो इनको फीलिंग आती है कि जैसे ज़मीन पे बहुत सारे पत्थर हैं और नमी फील हो रही है, पानी पानी सा थोड़ा फील हो रहा है, ये कोई खुली जगह है। और इनको ऐसे फीलिंग आती है कि थोड़ा ऊंचा ये प्लेस है, और एक टर्म ये यूज़ करते हैं कि टेकरी जैसा फील होता है, और ये खुद को देखते हैं कि ये नंगे पैर में खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई और आसपास क्या है, भावना बताओ। तो ये कहते हैं कि मेरे मन में बहुत ही शांति अभी मेरे को फील हो रही है। ये कहते हैं कि कोई बहुत ऊंचा टीला है, और ये कहते हैं कि भाई मेरे को ओवरऑल फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे कोई गार्डन नुमा जगह है, ग्रास भी इनको फील हो रही थी अपने पैरों के नीचे पत्थरों के बीच में। तो कह रहे मुझे गार्डन जैसी फीलिंग आ रही है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ नेचुरल गार्डन, मतलब ऐसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है, नेचुरल फील हो रहा है और उसको थोड़ा मेंटेन्ड किया गया है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो इनसे फिर पूछा जाता है कि भाई कहाँ हो, क्या करने के लिए आए हो, किसी से मिलने आए हो क्या, जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि जो थॉट्स हैं, जो मेमोरीज हैं वो इमर्ज हों। तो ये ऐसा बताते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो गार्डन है उसके अंदर इनको एक फैमिली नज़र आने लगती है, एक फैमिली सी जो है इनको फील होने लगती है। उस फैमिली के अंदर ये देखते हैं कि एक आदमी है, एक औरत है और 2 बच्चे हैं। और फिर जैसा प्रोसेस होता है, हम जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई जाओ इन लोगों से बात करो। तो ये उनके पास जाते हैं, ये देखते हैं कि जो आदमी है उसने शर्ट पैंट पहना हुआ है, जो लेडी है उसने जो है साड़ी पहनी हुई है, उनकी 2 बच्चियां हैं उन्होंने फ्रॉक्स पहनी हुई हैं। तो मतलब एक अपर मिडिल क्लास टाइप की फील सी आ रही थी उनसे। तो ये जो हैं उनसे जाकर के कुछ बात करते हैं, तो ऐसी फीलिंग सी आती है कि जैसे सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनसे गुस्सा हो गया है, इनसे नाराज़ हो रहा है वो बात करने के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई गुस्सा हो रहा है, क्या मतलब है गुस्सा होने का। तो कहते हैं हाँ ये गुस्सा सा हो रहा है। तो क्यों गुस्सा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही ना, जैसे उसको थोड़ा पसंद सा नहीं आ रहा कि मैं आकर के बात क्यों कर रहा हूँ। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उससे भीख मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ तक ये वाली बात भी ये कर रहा हूँ, ये बात क्लैरिफाई हो गई थी कि ये जो हैं अपने आप को एक कन्या के रूप में नहीं बल्कि अपने आप को एक पुरुष के रूप में देख रहे थे, जिसकी लगभग 25 से 27 साल की आयु इनको फील हो रही थी। और ये जो सामने जो व्यक्ति था
जो गार्डन में अपने परिवार के साथ था, उसकी जो आयु है लगभग 38 वर्ष की आयु जो है इनको फीलिंग्स ही जो है आ रही थी। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों लगेगा कि भाई आप इससे भीख मांग रहे हो। तो ये जब अपनी तरफ देखते हैं तो ये अपनी जो दशा है उसको बहुत बुरा बताते हैं। ये कहते हैं कि भैया मैं ना, मतलब मेरे कपड़ों से, मेरी हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि मैं ना कोई बहुत ही गरीब आदमी हूं मैं। तो इनसे पूछते हैं हम कि भाई अच्छा गरीब आदमी हो तो फिर इनसे क्या है, ये आपको जानते हैं? तो बताते हैं कि नहीं, ये लोग ना यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, वैसे ये मुझे जानते हैं, शायद ये जो गार्डन नुमा जगह है इसकी कुछ देख रेख करने की, यहाँ पे कोई मैं छोटी मोटी कोई नौकरी टाइप करता हूँ। और ये बताते हैं कि भाई इसके ना जो जगह है इसके पास ही मेरा घर है, मेरा घर टीले पर है, टीले पर मेरा घर है। तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई। फिर काफ़ी देर प्रयास करते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स मिले थे इनसे कुछ रिलेशन निकल आए, कुछ कनेक्शन निकल आए, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ना इस जीवन में कोई समझ में आता है कि वो कैरेक्टर्स हैं और इतना कोई कोरिलेशन, बस वैसे ही मतलब दृश्य में सामने आ गए थे। इसमें ये क्लियर हो गया था कि कोई गरीब माली टाइप के जो ये हैं ये अपने आप को वैसा देख रहे थे। तो फिर ठीक है दोस्तों, तो जो टीले के ऊपर घर होता है हम इनको टीले के ऊपर वाले घर के पास भेजते हैं। तो ये ऐसा देखते हैं कि कच्चा मकान है और घास की छत जो है वो इस घर पे बनी हुई है। घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको दो लोग जो है घर के अंदर नजर आते हैं। इनको एक पुरुष नजर आता है जिसको ये बताते हैं कि ये मेरा भाई है, जो कि लगभग जो मेरी एज है सेम एज का ये मेरा भाई है। और एक इनको अपने घर के अंदर जो है इनको अपनी माँ जो है वहाँ पर नज़र आती है कि भाई एक मेरी माँ है। तो माँ की जो आयु है ये बताते हैं लगभग 50 वर्ष मेरे को फील हो रही है। और जो भाई है वो मेरे जितना ही है, शायद 26 साल का ही है। तो मुझसे एक आधा साल छोटा है, मतलब बराबर बराबर के ही हैं हम दोनों, मोटा मोटा। तो हम पूछते हैं कि भाई अच्छा फिर माता जी हैं तो फिर पिताजी? तो ये बताते हैं कि भाई जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे ये बताते हैं कि मृत्यु हो चुकी है तो ये कहते हैं कि ना मेरे को ना, जैसे ही मैं बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा उदासी और बहुत ही ज्यादा बेबसी फील हो रही है मुझे जब मैं पिताजी की मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं। तो खैर उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले थोड़ा इनको समझ में आता है, हम पूछते हैं कि भाई जैसे थोड़ी गरीबी है तो फिर निर्वाह कैसे होता है, आपकी जो काम आप करते हो उससे हो जाता है क्या निर्वाह? तो ये कहते हैं कि भाई हो नहीं पाता, मेरा काम कोई बहुत ही वो सा है। और ये कहते हैं मैं ना पिताजी के बारे में सोचता रहता हूँ कि पिताजी अगर ऐसा ना करते तो हम लोग कितने ज़्यादा सुखी होते। हमारे जीवन में दुख आ गया क्योंकि पिताजी चले गए। मैं कहा दुख आ गया? तो ये कहते हैं हाँ। तो क्या दुख आ गया? तो ये कहते हैं कि अब देखो मेरी माँ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरी माँ काम करती है, भाई कुछ काम नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया पिताजी की मृत्यु के बाद। मैं भी कुछ डिप्रेशन में सा हूं, मेरे को ऐसा फीलिंग आती है। माँ के बारे में बताते हैं कि माँ लकड़ियां काट करके बेचती है। आसपास जैसे जंगलों वाला इलाका था, पहाड़ी इलाका था, तो लकड़ियां काटती है और बाजार में जाकर के लकड़ियों को बेचती है। और जो पिताजी हैं उनका बताते हैं कि उनकी एक जो बहुत ही खूंखार कोई डिजीज हो गई थी उससे उनकी मृत्यु हुई है, उसका इलाज नहीं है, जो भी डिजीज हुई थी। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई इलाज नहीं है, ऐसा क्या है? तो हमने पूछा कि भाई क्या कैंसर हुआ था? तो ये कहते हैं कि हाँ फीलिंग आ रही है उनको कैंसर हुआ था, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम का ये दृश्य नजर आ रहा है उस टाइम पे पता नहीं होता था कि ये कैंसर होता है, लेकिन बस ऐसा ही पता लगा था कि कोई ऐसी बीमारी हुई थी जो बहुत तेजी से फैल गई थी और जो मेरे पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका पूरा जो गला है वो सूज गया था, उसके अंदर कुछ बीमारी हो गई थी। तो गला बीमारी हो गई तो हमने पूछा कि भाई कैसे बीमारी हुई? तो जब हमने पूछा कि पिताजी को बीमारी कैसे हुई तो एक दूसरा दृश्य दोस्तों इनके सामने आया। उस दृश्य के अंदर ये कुछ समय पहले के टाइम में चले गए जब ये लगभग 20 वर्ष की आयु के थे और इनको ऐसा नजर आया कि इनके जो पिताजी हैं उनके पास एक बहुत बड़ी चिलम है जिसके अंदर तंबाकू की गोलियां डल रही हैं और जो पिताजी हैं
वो उसको पी रहे हैं। और ये ऐसा बताते हैं कि जो चिलम है उसको इनके पिताजी पूरा दिन भर सुलगाते रहते थे। तो हमने इनसे पूछा कि भाई चिलम सुलगाते थे तो फिर पिताजी कोई काम धंधा करते थे? तो ये कहते हैं कि नहीं, पिताजी का भी ऐसा ही कुछ है, छोटा मोटा, मतलब वो भी शायद इसी गार्डन की देखरेख करते थे जिसकी मैं कर रहा हूं। और इनको ऐसा नजर आ रहा होता है कि भाई जैसे चिलम है तो उसके साथ में, पिताजी के साथ में 3 और दोस्त हैं जो कि इनको वहां पर नजर आते हैं। वो 3 दोस्त भी इनको नजर आता होता है कि पिताजी के साथ बैठ करके जो चिलम है उसको फूक रहे हैं और तीनों एकदम मग्न से हैं। और पिताजी को ये कह रहे हैं कि बहुत पी रहे हैं, उनको खांसी बहुत हो रही है, मैं उनको बोल रहा हूं कि मत करो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। अब यहाँ पे इनसे हम पूछते हैं कि भाई जब पिताजी भी ऐसे छोटा मोटा ही काम करते थे तो उनके जाने के बाद दरिद्री आ गई, आप इस टाइप की बात कर रहे थे, ऐसा क्यों है? तो ये बताते हैं कि पिताजी को ये जो बीमारी हुई इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि पिताजी 5-6 साल बीमार रहे, चिलम उन्होंने छोड़ी नहीं, और पिताजी का इलाज करने में कहते कि हमारी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती रही, और भाग दौड़ के साथ साथ पिताजी का इलाज कराने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो खर्चा हुआ उससे जो कुछ भी हमारे घर परिवार में जो हमारी धन संपदा थी, कुछ हमारी ज़मीनें थी वो ज़मीनें बिक गई, कुछ हमारे पास सेविंग्स थी वो बिक गई, घर का काफ़ी सारा सामान था जो ज़रूरत की चीज़ें होती है घर के अंदर वो बिक गया, हमारे घर के बर्तन बिक गए, सब कुछ बिक गया। और जब सब कुछ बिक गया तो फिर पिताजी जो है मृत्यु हो गई उनकी, और उसके बाद फिर वो जो है चले गए, और इनका अंतिम संस्कार भी जो है हमने बहुत मुश्किल से किया। अब ये कहते हैं कि भी जो मेरे पिताजी हैं, पहले वो चिलम जैसे फूकते थे तो कह रहे मैं पिताजी को मैं देख रहा हूँ कि वो बीमार है तो मैं बहुत उनको मना करता हूँ। उनके दोस्तों को मैंने कुछ एक बार बोल दिया था तो पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि भाई अपने वो जैसे अपना तमीज़ से रहो, ये मेरे मित्र हैं, टाइप्स बड़े हैं, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये सब कुछ हुआ। तो ये कहते हैं कि मेरे को ओवरऑल जो इस जीवन के अंदर नज़र आया कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई है बहुत बुरी तरीके से, और उनकी मृत्यु होने के बाद मैं, मेरा भाई, मेरी माँ यही सोचते रहते हैं कि अगर पिताजी ये चिलम ना सुलगाते होते, अगर उनको तंबाकू का सेवन, टोबैको का सेवन करने की आदत नहीं होती, नशा करने की आदत नहीं होती, एक वो जैसे हुक्का नुमा जो होता है बड़ा सा कोयले का, वो भी इनको जैसे नज़र आया था कि भाई चिलम भी पी रहे हैं, वो भी हैं। जैसे 3 दोस्त थे तो पिताजी के, तो एक पिताजी पी रहे थे, एक दूसरा दोस्त पी रहा था, और बाकी जो 2 दोस्त हैं वो जो हुक्का है उसको पी रहे थे टाइप्स। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तीनों को ना बड़ा सदमा सा है। किस चीज़ का सदमा है? एक तो पिताजी चले गए, और दूसरा पिताजी गए तो उनका जो नशा है, हम पहले ही गरीब आदमी हैं, जो कुछ था हमारे पास जीवन में सरवाइव करने के लिए सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया। तो माँ भी वो करने लगी, और कहते हैं कि हम लोग ना एक जैसे ना डिसेबल से हो गए हैं। भाई का अपनी दशा बताते हैं कि भाई ने तो काम किया ही नहीं, वो तो यही सोचता रहा पिताजी पिताजी पिताजी। ये कहते हैं मैं पिताजी की जगह पे काम करता हूँ, लेकिन मैं भी ये सोचता रहता हूँ पिताजी ये नहीं करते, वो नहीं करते तो ऐसा होता वैसा होता। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना मैं ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ ले लिया हमने इस चीज़ का, हमारे दिमाग से बात जा ही नहीं रही है कि पिताजी की जो बीमारी है उसकी वजह से इतना ज़्यादा खर्चा हो गया और हम लोग बर्बाद हो गए। और फिर ये आगे का भी सीन देखते हैं कि हमेशा जो है जो वो गरीबी है वो छाई रही, और हमेशा इनके मरते दम तक भी ये यही सोचते रहे कि हमारे पिताजी ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो हमारी सिचुएशन बहुत बेटर होती, वो जिंदा भी होते, हमारे को उनका सहयोग भी होता, तो हम लोग कुछ कर जाते। पिताजी ने नशा किया तो हम लोग बर्बाद हो गए, पिताजी ने नशा किया तो हम लोग बर्बाद हो गए। और इसी के साथ फिर जो है आगे चल करके जब ये बूढ़े हुए तो इनकी मृत्यु हुई, लेकिन लास्ट में भी जो है इनको वो वाला सीन आज भी इनके आंखों के सामने जो है वो फ्लैश कर रहा था। दोस्तों ये था ओवरऑल पूर्व जीवन का सारा जो दृश्य है जो इनके सामने आया। अभी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स कौन थे। देखिए वो जो पार्क में जो लोग मिले थे, पार्क वाले लोगों का तो पता ही नहीं लगा था कि कौन है क्या है, वैसे ही रैंडम कैरेक्टर्स आ गए थे। तो पर जो घर के अंदर जो सदस्य थे, इनका एक भाई था, एक इनकी माँ थी। जो इनकी माँ है उनको इन्होंने अपने इस जीवन की नानी माँ के रूप में देखा, नानी।
और जो इनका भाई इनको वहां पर नजर आया था, जो डिप्रेशन में चला गया था, पिताजी और काम नहीं करता था, डिसेबल सा हो गया था, मेंटली डिसेबल हो गया था, उस भाई को इन्होंने देखा अपने इस जीवन की मां के रूप में। फिर जो 3 दोस्त वहां पे नजर आए थे दोस्तों, एक जो पिताजी चिलम पी रहे थे और एक उनका दूसरा दोस्त बहुत खास, बहुत एक परम मित्र था उनका, वो दोस्त इनको नजर आया अपने पति के रूप में। और बाकी के जो दोस्त थे, दोस्त नंबर 2 और दोस्त नंबर 3, जो हुक्का पी रहे थे उनके साथ बैठ करके, उन दोनों को जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उनका इन्होंने बताया कि भी ये तो मुझे कोई भी फील नहीं हो रहे हैं इस जीवन से। तो दोस्तों ये सारा जो दृश्य है इनके सामने आया। अब इसका जो कनेक्शन है एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए फिर जैसे जो स्पिरिचुअल गाइड है उनके पास भेजा गया। तो जो दृश्य इन्होंने देखा उसका अर्थ क्या है, आज की इनकी भावना से कैसे वो चीज़ जुड़ी हुई है, और कैसे इनके पिताजी का दोस्त इनका पति बनकर के आ गया, इस चीज़ को भी जो इनके स्पिरिचुअल गाइड हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इनके स्पिरिचुअल गाइड ने ये जो सारे सीन्स इन्होंने देखे इनको कैसे एक्सप्लेन किया, क्या कनेक्शन इनके सामने रखा, और आगे इनको अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए उसको लेकर के क्या एडवाइस जो है इनके स्पिरिट गाइड ने इनको दी। दोस्तों सबसे पहले तो इनके गाइड ने इनको ये बताया कि तुम्हारे मन में, पिछले जीवन के अंदर तुम्हारे मन में तुम्हारे पिताजी को और उनके दोस्तों को सुधारने का इतना तीव्र तुम्हारे मन में इच्छा थी, तुम इतना ज़्यादा तुम सोचते थे कि अगर शायद तुमने ये कर लिया होता तो शायद तुम्हारे पिताजी सुधर जाते, तुमने वो कर लिया होता तो शायद सुधर जाते, उनको शायद तुम उनके दोस्तों को तुम उनको समझा देते थे तो शायद वो लोग सुधर जाते। तो ये कहते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब भी, जब तुम्हारे पिताजी बीमार हुए तब भी, और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद भी, ये कहते पूरे जीवन भर तुमने जो पूर्व के जीवन में तुम्हारे पिताजी थे और जो मित्र थे उनसे जुड़े हुए संकल्प तुमने अपने मन में चलाए, और उन संकल्पों में तुम यही सोचते रहते थे कि अगर मैं ये कर लेता तो पिताजी ठीक हो जाते, मैं वो कर लेता तो पिताजी ठीक हो जाते, मैं ऐसा कर लेता, मतलब पिताजी से ही जुड़े हुए तुम्हारे संकल्प थे। तुम्हारे को बस यही था कि पिताजी अगर और जीवित रह जाते तो हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। तो इनके गाइड ने इनको बताया, तो तुम्हारा ये जो तीव्र संकल्प था इनको सुधारने का, उस संकल्प के चलते दोबारा से इन लोगों के साथ तुमने जन्म लिया है, दोबारा से इन लोगों के साथ जो रिश्ता है उसको निभाने के लिए तुम यहां पर आ गए हो। इनके गाइड ने इनको ये भी बताया कि बच्चे तुम्हारे को करना ये चाहिए था कि पिताजी के साथ जो हुआ सो हुआ, वो बीमार हुए, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद तुम्हारे को उनको जाने देना था, यानी कि उनको संकल्पों से पकड़ करके बिल्कुल भी नहीं रखना था। और इनके गाइड ने यह भी बताया, जो चीज देखने में नहीं आई थी उस दृश्य के अंदर, इनके गाइड ने यह भी बताया कि तुम इतना ज्यादा इनके थॉट्स के अंदर लीन हो गए थे कि तुम्हारे पास जो और अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे टीला था, और ये तो ये कोई ऐसा नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्लेस था जो टूरिस्ट प्लेस था जहाँ पे बहुत लोग आते थे। तो इनके गाइड ने बताया कि तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि तुम अपना जीवन बहुत बेहतर कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे काम अवेलेबल थे जो तुम कर सकते थे। अगर तुम टूरिस्ट गाइड ही बन जाते उस जमाने में तो तुम बहुत कमा लेते, अपने परिवार को तुम सक्षम बना लेते। तो तुमने अपने आप को सक्षम बनाने के ऊपर फोकस नहीं किया, तुम इसी चीज के अंदर डूबे रहे कि वो ये नहीं करते तो वो वैसे होता, जिस चीज के चलते जितना जीवन तुम्हारा खराब नहीं होना चाहिए था, जितनी गरीबी नहीं होनी चाहिए थी, उतनी गरीबी रही, क्योंकि बस तुम्हारे पिताजी, उनके दोस्त, वो तुम्हारे दिमाग में फंसे रहे, और खुद क्या करना चाहिए इस चीज के ऊपर जो है तुमने फोकस नहीं किया जो कि तुम्हारे को करना चाहिए था। तो इस चीज के चलते, अच्छा इनके जो देखो, जो इनके भाई थे, मतलब भाई और ये सेम लेवल पे थे ना, भाई तो बन गई इनकी माँ, यानी कि इनके पिताजी की पत्नी। ये कहते हैं भाई मेरी माँ ने भी इस जीवन में मेरे पिताजी को बहुत सुधारने का प्रयास किया, वो भी नहीं कर पाई, मैं भी नहीं कर पाई, तो इनका भाई इनकी माँ बन गया, यानी कि इनके पिताजी की पत्नी बन गया। और इनका भाग्य कुछ ऐसा था, क्योंकि इनका दोस्त को लेकर के भी बहुत इनके संकल्प चलते थे। इनके पिताजी के पूर्व जीवन का चिलम पार्टनर, जो चिलम पीता था उनके साथ, जो हुक्का सुलगाता था उनके साथ, जो बैठ करके तंबाकू खाता था या जैसे स्मोक करता था उनके साथ, वो पार्टनर, वो उनके पिछले जीवन का बेस्ट फ्रेंड
वो उसका कुछ ऐसा पार्ट फिर बना कि इनके पिताजी ने इनको उसके साथ बांध दिया कि भैया अब जा करके ठीक है, कर ली यहाँ पे कोशिश, जा वहाँ पे भी कोशिश कर ले बेटा, उसको भी सुधारने का प्रयास कर ले। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सोचा, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में ये दोनों आत्माएं आई हैं। दोनों आत्माओं का प्रेम है, आपके प्रति स्नेह है। पिछले जीवन में भी दे यूज टू लाइक यू, ऐसा उन्होंने बताया कि वो था, बट उनकी जो आदत है, इनके गाइड ने बताया कि ये इस जन्म की पिछले जन्म की आदत नहीं है। ये जो आत्माएं हैं नशे के साथ कई जन्मों से जुड़ी हुई हैं। ये जब जन्म लेती है नशे ही नशे करती हैं। उन आत्माओं की पुरानी कोई बहुत पुरानी कहानी है नशों में पड़ने की। तो कहते हैं बच्चे, पर उसका आपसे डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, आप ना मत्था नहीं मारो इनसे। उनके गाइड से पूछा कि भी फिर इनके पति जो हैं उनका गुटखा कैसे छूटेगा, नशा कैसे छूटेगा। तो इनके गाइड ने बताया कि बच्चे आप नहीं छुड़वा पाओगे, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, आप प्रयास कर सकते हो थोड़ा बहुत। इनके गाइड ने कहा बच्चे आपको सब कुछ मिला है, ये उस आत्मा की कमजोरी है, और आपके जो तीव्र संकल्प थे उसके चक्कर में आप इनकी पत्नी बने हो। अगर आप इतना ज्यादा नहीं सोचते ना पास्ट लाइफ में इन दोनों के बारे में, तो आप नहीं बनते, तो आप इनके जीवन में नहीं आते। अब बन गए हो, तो इनके गाइड ने कहा कि बच्चे उनकी कमजोरी के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको उनको सहयोग देना है। रोका टोकी कम करो, उनको वैसे सहयोग दो। कैसे सहयोग दो? तो इनके गाइड ने दोस्तों इनको, जैसे कई सारे जो साधनाएं होती हैं उसके अंदर सिखाया जाता है कि कैसे परमात्मा से हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ड्रॉ करके, हमारे जो घर परिवार के लोग होते हैं या जो लोग किसी, जैसे ये व्यसन के साथ जुड़ गए, कमजोरी है ना उस आत्मा की। देखो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, सब कुछ है, अपनी ड्यूटी के अंदर भी कहती हैं बहुत ईमानदार है, बस ये गुटखा नहीं छूटता। तो कह रही हैं कि, तो गाइड ने बोला कि भाई आप जो है, आपको उनको जो है गुड वाइब्रेशंस देने की आवश्यकता है, जिससे वो आत्मा जो है शक्तिशाली बने। और उन्होंने तो कहा कि तुम्हारा पति सोचता है तुम्हारे लिए कि मेरी पत्नी को नहीं पसंद है तो मुझे छोड़ना है, लेकिन उस बच्चे में ना ताकत नहीं आ पा रही है, तो झगड़ो मत उसके साथ, वो परेशान होगा और टेंशन के अंदर वो और खाएगा। गाइड ने बताया कि वो और खाएगा, तो इसलिए उसको टेंशन नहीं दो, तुम थोड़ा योग सीखो और उसको जो वाइब्रेशंस हैं उससे जो है तुम उसका सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। तो ये जो मैसेज है गाइड ने दिया। इनके ये मोटे क्यों हो गए हैं दोस्तों, एक ये वाली बात भी थी। उसके ऊपर दोस्तों कोई कोरिलेशन निकल करके नहीं आया, क्योंकि ये नशे वाली बात में काफ़ी देर तक गाइड से बात करते रहे। उसके बाद जब टाइम आया वो मोटापे वगैरह के बारे में पूछने का, तो इनको दृश्य कुछ ऐसा था कि इनके जो गाइड हैं वो उठ करके चल दिए, बताया उठ करके चल दिए, तो वो दूसरी चीज़ जो है फिर वो पता नहीं कर पाए। खैर बहरहाल वो दूसरा थायराइड वाली बात इनके लिए इतनी बड़ी नहीं थी, ये व्यसन वाली ही मेन थी। तो उस चीज़ का जो उत्तर है दोस्तों, ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर पाए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, ये आपके जीवन के अंदर जो है कुछ बदलाव लाएगा, कुछ आपको अच्छा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन के अंदर, कुछ आपको सहयोग करेगा। और शायद कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है दोस्तों, हमारे अपने बचपन में हमने भी इस चीज़ को बहुत झेला कि हमारे पिताजी जो हैं उनको जो शराब पीने की बहुत आदत थी, उनको मतलब ये जो व्यसन था, लत थी, उनको लगी हुई थी। और बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो ऐसी रिश्तेदार होते हैं जिनके जीवन के अंदर जो ऐसी चीज़ों में फंसे होते हैं और वो छोड़ नहीं रहे होते, तो अपना पूरा जीवन भर क्या करते हैं सभी भाई बहन, हमने नहीं किया था ये, कुछ समय के लिए किया, लेकिन उसके बाद जो है हमने अपने करियर के ऊपर फोकस किया था। तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा दिमाग, पूरी शक्ति उसी में ही लगा देते हैं कि कैसे भी करके इसको ठीक कर देना है। दोस्तों ठीक वो होता है जिसको लगता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है ना, जिसको लगता है कि भाई ये ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मेरे को आदत है, भाई उनको फीलिंग ही नहीं है उस चीज़ की, तो वो क्यों छोड़ेंगे। और क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारे बोलने से वो समझ जाएंगे, ये बोल करके समझाने का काम होता है दोस्तों छोटे बच्चों के साथ। ये जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, इनकी इतनी इतनी इनकी उम्र होती है, सारी दुनिया इन्होंने देखी होती है, क्या उनको नहीं पता कि आदत खराब है या क्या है ना। तो बोलने से जो है वो इरिटेट ही होते हैं।
अगर हमारे को सहयोग करना है अपने ऐसे किसी रिश्तेदार का, तो हमारे को जैसे कि गाइड ने इनके केस में भी बताया कि बच्चे पिछले जीवन में भी ज़्यादा स्ट्रेस ले गए तुम, और इस जीवन के अंदर आप गुड वाइब्रेशंस दो। तो गुड वाइब्रेशन देना यानी उस आत्मा को शक्तिशाली, आत्मिक रूप में शक्तिशाली बनने में उसका सहयोग करना, रहम की भावना रखना। और जैसे माताएं बहनें होती हैं घर में, उनके पास क्या होता है, जो जल होता है घर में और जो फूड होता है उसका कंट्रोल उनके हाथ में होता है कि वो फूड बना रहे होते हैं। तो फूड चार्जिंग एक बहुत अच्छी विधि है। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर व्यसन छुड़वाया गया है लोगों का। मात्र क्या करना होता है उसके अंदर, जब आप भोजन कर रहे होते हैं, भोजन के समय कोई चुगली, कोई निंदा, ऐसी कोई बात नहीं करनी। भोजन प्रिपेयर करते टाइम क्राइम पेट्रोल बिल्कुल नहीं देखना, थ्रिलर मूवी बिल्कुल नहीं देखनी। कई माताओं बहनों की आदत होती है, टीवी लगा होता है वो देख रही होती हैं। आप जब भोजन बनाएंगे तो आपको केवल और केवल परमात्मा की याद में बनाना है। कोई भजन चला लो, कोई ऐसा गीत चला लो जो कि आपको परमात्मा की याद दिलाए। उनसे जो एनर्जी है उसका आवाहन करो। जैसे आपको लगता है कि घर के अंदर कोई सदस्य है कि भाई वो बहुत ज़्यादा उग्र रहता है, तो ठीक है, शांति की शक्ति का आवाहन करो कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारी संतान तुम्हें याद कर रही हूँ। हे परमपिता परमात्मा, शांति का दान दो। मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। शांति की शक्ति का आवाहन करो और ऐसा फील करो कि परमात्मा से जो किरणें आपके ऊपर आ रही हैं उसको आप अपने भोजन में डाल रहे हैं। घर के अंदर मटका है, मटके को 5 मिनट दो, वहाँ खड़े हो जाओ, आशीर्वाद दो उसको, उसको प्रेम, उसको शांति, शक्ति प्रदान करो। इसको बोलते हैं फूड चार्जिंग, वाटर चार्जिंग। फिर जब ये भोजन, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन, जब आपके परिवार वाले खाते हैं तो मतलब ये इस प्रकार से होता है कि अब आप भोजन नहीं खिलाते हो, आप उनको सीधा प्रसाद ही खिला रहे हो एक प्रकार से, है ना। और फिर ऐसा भोजन बना करके अगर आप अपने इष्ट को भोग पहले लगा दें और उसके बाद फिर जो है सबको वो भोजन कराएं, तो उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। तो ये नियम हम अपने घर में पालन करें अगर ऐसे किसी व्यक्ति की हमारे को सहायता करनी है। बोलने से, पीछे पड़ने से आपका रिलेशन खराब होगा, झगड़े होंगे। पहले ही ऐसा व्यक्ति नेगेटिव होता है, घर के अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी। तो मत्था नहीं मारो, योग करो, योग के प्रयोग से सहयोग दो, है ना। तो ये करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाइयों और बहनों आपका इन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।